आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जिसमें आप देखोगे कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी इच्छा से जिस सेगमेंट ऑफ डीएनए को कॉपी करना चाहते हैं, अगर आप किसी सेगमेंट ऑफ डीएनए को कॉपी करना चाहते हैं आप उसे कॉपी कर सकते हैं। आप किसी सेगमेंट ऑफ डीएनए से प्रोटीन बनाना चाहते हैं, अपनी इच्छा के डीएनए की प्रोटीन बनाना चाहते हैं, वो आप कैसे बना सकते हैं। कैसे आप किसी एक्सटर्नल सेगमेंट ऑफ डीएनए को किसी दूसरे डीएनए के साथ इंसर्ट करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये यहां हम देखेंगे। मतलब आप बायोमोलिक्यूल्स के साथ में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हैं ये हम यहां देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले इन्होंने बताया कुछ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। ठीक है, जहां लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म or enzyme from organism to produce products and processes useful to humans. In this sense, making curd, bread or wine, which are all microbe-mediated processes, could also be thought as a form of biotechnology. However, it is used in a restricted sense today. मतलब अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं है आप कहीं भी उठाओ कोई भी जीन डाल दो, कहीं भी कुछ भी कर दो, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अभी क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब लेबोरेटरीज तक ही सीमित हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, जैसे लिखा है कि यहाँ हाउ इट इज यूज इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रेफर टू सच एज दोज प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड टू अचीव द सेम ऑन द लार्ज स्केल. Further, many other processes techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization leading to a test tube baby, synthesizing a gene and using it, एक जीन का बनाना, test tube baby, ठीक है ना, और developing a DNA vaccine और correcting a defective gene, all are the part of the biotechnology. मतलब अगर आप जो हैं लिविंग बीइंग के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ टेक्नोलॉजी को ले आ रहे हैं ना, तो वहाँ क्या है, वहाँ क्या कहोगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। नीचे लिखा है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB हैज गिवन अ डेफिनेशन टू बायोटेक्नोलॉजी दैट एनकम्पास बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो डेफिनेशन क्या है, तो सवाल आपसे यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके पेपर में बोर्ड में आ जाता है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी की यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB ने जो क्या बोलते हैं, जो आपको वो दिए, क्या बोलते हैं डेफिनेशन, वो क्या है। यहाँ लिखा है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस इन ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ, यानी सेल के पार्ट, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है ना, ये इन्होंने कहा है कि भाई आप नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन और ऑर्गेनिज्म का, सेल्स का, उनके पार्ट का, उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का, ठीक है, अगर आप यूज करते हैं उनका, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सब तो प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा है तो भाई देखो यहाँ दो बातें बताई इन्होंने, दो कोर टेक्निक हैं इसकी प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में। एक तो आएगी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंडर में आप क्या पढ़ोगे, डीएनए को अल्टर करना, काटना, पीटना, मतलब पीटना तो नहीं, काटना, और या फिर कहीं जुड़वाना, क्या किसी पार्ट को रिमूव कर देना, किसी पार्ट को हटा देना, ये सब यहाँ पढ़ोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। टेक्निक ऑफ अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट। मैंने क्या बताया आपको कि आप ये देखेंगे कि आप इस डीएनए सेगमेंट को किसी होस्ट में कैसे डालते हैं, उसकी कॉपी कैसे बनाते हैं, उससे जो प्रोटीन बनती है वो कैसे बनवाते हैं, अपनी इच्छा से प्रोटीन कैसे बनवाएंगे। ठीक है ना, टू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हो आप कि बाहर से किसी डीएनए को, सेगमेंट को आप जो है
किसी होस्ट के अंदर डाल देते हो और वो होस्ट का जो फिनोटाइप है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को चेंज कर देते हो। क्योंकि उसमें क्या डाल दिया आपने, कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट डाल दिया जीन, कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट डाल दिया बाहर से, जीन डाल दिया तो प्रोटीन भी बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा तो वो उस होस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनको ही बदलेगा। दूसरा पार्ट इसका ये होगा कि उस टाइम पर जब आप मान लो आपने माइक्रोब्स के अंदर, वो माइक्रोब था कोई, उसके अंदर आपने होस्ट के अंदर कोई बाहर से सेगमेंट डीएनए डाल दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल मीडियम, मतलब आप जो जहाँ पर उसको ग्रोथ कराओगे, उसकी होस्ट की जो ग्रोथ कराओगे आप, क्योंकि आपको उससे वो प्रोडक्ट प्राप्त करनी है जो प्रोडक्ट का जीन डाला है आपने, तो आप वहाँ क्या करोगे, उसको कंटामिनेशन फ्री रखोगे, कोई इन्फेक्शन ना हो वहाँ दूसरी तरह का। इन एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब। फिर दूसरा पार्ट आपका ये है कि जिस माइक्रोब में आपने चेंज किया है, जिसमें आपने अपनी इच्छा का जीन लगाया है, उस माइक्रोब को आपको लार्ज स्केल पर ले जा करके उगाना है, जिससे कि उससे वो प्रोडक्ट प्राप्त हो सके। ठीक है, तो भैया उसको आप लार्ज स्केल पर ले जा करके उगाओगे, अगर आप उसको लार्ज स्केल पर ले जा करके उगाओगे तो वहाँ ऐसा ना हो कि वहाँ कोई और दूसरे बैक्टीरिया आ जाएं, कोई और दूसरे बैक्टीरिया आ जाएं और वो उसके नाम का जो मीडियम है उसको यूज कर लें। तो तुम्हें ऐसा कंडीशन क्रिएट करनी होती है कि वहाँ केवल वो ही रहे, डिजायर्ड वाला ही। ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब यूकेरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट वो बनाएगा वो तुम उससे आइसोलेट कर सको, लाइक एंटीबायोटिक बनवा रहे हो या वैक्सीन बनवा रहे हो या फिर कोई एंजाइम बनवा रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए, तो दो पार्ट हुए, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हुआ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। इसको कई बार लोग केमिकल इंजीनियरिंग भी कह देते हैं। तो दो पार्ट में काम पूरा होता है। पहले आपको जो ये पढ़ाया जाएगा यहाँ आपकी बुक में, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट जो है वो नहीं, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट जो है वो शायद से इस चैप्टर में यहाँ पर नहीं बताया जाता है ज़्यादा। ठीक है, वो यहीं तक का बताया जाता है, डीएनए का अल्ट्रेशन कैसे बैक्टीरिया में डालते हैं, इतना। नेक्स्ट लिखा है कि लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये कह रहे कि अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ेंगे। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक सेटअप। मतलब ये कह रहे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता था, नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है ना, एंड सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। तो उनमें से कुछ जो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं वो नई पॉपुलेशन बनाते हैं और नई स्पीसीज के फॉर्मेशन में मदद करते होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जबकि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम टू सेम रहती है, थोड़ा बहुत बदलती हैं, इतनी नहीं बदलती। मतलब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर बार जो है नई जो प्रोजेनी होती है, नए ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो होते हैं क्या बोलते हैं, वेरिएशन होता है, उन्हें वेरी करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो यहाँ जो है सेक्सुअल में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग very often lead to the inclusion of and multiplication of the undesirable gene along with the desired gene। तो ये यहाँ ही कहना चाह रहे हैं कि भाई आप जो ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन करते हो, मान लो आप क्या कर रहे हो, आप जो हैं वेरिएशन लाना चाहते हो, आप एक नई तरह का स्पीसीज बनाना चाहते हो। जैसे कि आप जो है एक किसी डिजीज़ वाले प्लांट की, किसी प्लांट को डिजीज़ हुई है और उस प्लांट की जो डिजीज़ वाला कैरेक्टर है, मतलब सॉरी, किसी प्लांट को अगर डिजीज़ हुई है और वो उस प्लांट के अंदर डिजीज़ ना हो, ठीक है ना, और प्रोडक्ट उसमें ज़्यादा हो। दो केस हैं यहाँ बनते हैं कि एक तो हमारा ये है कि भाई एक तो दो प्लांट है हमारे पास, एक तो हमारा ये प्लांट है, ये डिजीज़ फ्री रहता है, ये इसमें डिजीज़ नहीं होती और ये डिजीज़ फ्री है, और दूसरा हमारा प्लांट है इस पर डिजीज़ होती है। ठीक है ना, पर जो हमारा डिजीज़ फ्री रहता है इसके ऊपर प्रोडक्ट जो है वो कम लगती है, लेस प्रोडक्ट है, इसके ऊपर प्रोडक्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, एक ऐसा प्लांट हो जाए जो डिजीज़ फ्री रहे और प्रोडक्ट ज़्यादा आए। तो मुझे क्या कराना होता है, ट्रेडिशनली मैं इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा दूंगा, इसके पोलन ग्रेन इस पर डाल लूँगा, इनका क्रॉस कराऊंगा, फिर इनकी प्रोजेनी देखूंगा। तो भाई ना जाने 1000 बार करने के बाद मुझे एक ऐसा प्लांट मिलेगा
जिसमें दोनों कैरेक्टर आ सकते हैं, डिजीज़ फ्री भी हो जाएगा और प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसा भी तो होगा ना, जो जीन्स मुझे नहीं चाहिए, जो जीन्स मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो जीन्स भी तो साथ में आ जाएंगी ना। जो जीने मुझे चाहिए ही नहीं ना, वो भी आ जाएंगी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है? बायोटेक्नोलॉजी वेरिएशन लाती है। मतलब आप बायोटेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियली वेरिएशन ला सकते हो, जो कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से खुद आते हैं, उसी तरह से आप वेरिएशन ला सकते हो। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके जो अनडिजायर्ड जीन है, जो आपको नहीं चाहिए अपनी प्रोजेनी में, वो भी आ जाते हैं। लेकिन आपके जब आप बायोटेक्नोलॉजी से करोगे तो आप इच्छा से अपनी जो है डिजायर्ड से कोई जीन जो है इंट्रोड्यूस कराओगे। तो यहाँ थोड़ा फायदे की बात है, यहाँ आप जो है फालतू के जो जीन्स होते हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, लिखा है कि भाई द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है कि जिस डीएनए में एक डीएनए है आपका, उसके साथ आपने एक अपना इच्छा से जो डीएनए सेगमेंट आप जुड़वाना चाहते हैं वो जुड़वा दिया है। तो यहाँ हम क्या बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एंड यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। जीन क्लोनिंग यानी जो जीन का सेगमेंट आपने लगाया है उसकी कॉपी कराते हो और जीन ट्रांसफर कराते हो। ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट अ डिजायरेबल जीन। हाँ, समझ रहे हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो उसने ये समस्या जो थी पीछे वाली अनडिजायर जीन वाली, इसको ओवरकम कर दिया है। यहाँ क्या होता है, या तो एक या फिर सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ क्या कर सकते हो, आप अपनी इच्छा से जो सेगमेंट डालना चाहते हो वही सेगमेंट डलेगा। ठीक है ना। तो ये फालतू का वेरिएशन नहीं आएगा, उल्टी सीधी जीन नहीं आएंगी जो तुम्हें नहीं चाहिए, वो आएंगे जो तुम्हें चाहिए, वो तुम डालोगे खुद ही। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि भाई आपका जो है एक डीएनए का सेगमेंट है, सपोज करो ये है, तो अभी आप ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये डीएनए सेगमेंट कहाँ से है। मान लो कहीं से भी हमने जो है एक डीएनए सेगमेंट ले लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, इस डीएनए सेगमेंट से मुझे कॉपी करानी है इसकी। एक तरीका तो ये है कि मैं इसकी मशीन में डालूं और कॉपी हो जाए। आजकल तो इन्होंने मशीन बना ली है कॉपी करने की डीएनए को, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि भाई मैं इसको मशीन में डाल लूँ, इसकी कॉपी बन जाए फटाफट से। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसे किसी होस्ट के अंदर डालूं। अगर मैं किसी बैक्टीरिया के अंदर, ये कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि भाई डू यू नो लाइकली द फेट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए। एक पीस ऑफ डीएनए का क्या भविष्य होगा जो कि आपका किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मान लो ये डीएनए का टुकड़ा इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दें यहाँ, इसका क्या भविष्य है? कुछ भी भविष्य नहीं, इसका पड़ा रहेगा यहाँ, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। क्या पड़ा रहेगा, कॉपी थोड़ी होगी इसकी। क्योंकि आपको पीछे डीएनए रेप्लिकेशन जब हमने पढ़ाया था आपको डीएनए रेप्लिकेशन मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में, तो हमने बताया था कि भाई ऐसा है, किसी भी डीएनए का रेप्लिकेशन तभी स्टार्ट होगा, तभी शुरू होगा जब उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। अगर उस डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो ही उसका रेप्लिकेशन होगा। अब आपका जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसमें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, इट जस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो अगर आप इसको डाल दोगे इसका तो कुछ भी नहीं होने का। तो अगर आपको इसकी कॉपी करानी है, अगर आपको चाहिए कि भाई मेरा जो डीएनए का सेगमेंट है इसकी कॉपियाँ बन जाएं, है ना, तो मुझे इसमें क्या ऐड कराना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है ना। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में किस तरह से इसमें ऐड कराता हूँ ये अलग बात है, ठीक है ना। तब जा करके तो इसकी कॉपी बन भी सकती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो अब देखते हैं यहाँ क्या बता रखे हैं। यहाँ बताया कि भाई मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। यानी कि जो आपका जो डीएनए का टुकड़ा है वो अपनी कॉपी करेगा, ये नहीं है, जरूरी नहीं है कॉपी करेगा in the progeny cells of the organism, but when it gets integrated into the genome। अगर भाई मान लो आप इसे किसी ऐसे, मतलब या तो ये जा करके आपकी सेल के डीएनए के साथ ही जुड़ जाए, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये गया और ये आपकी सेल का डीएनए था, इसमें जा करके इंसर्ट हो गया। आपका जो डीएनए था ये गया यहाँ जुड़ गया,
इसके साथ जुड़ गया। तो जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये भाई सेल का डीएनए तो कॉपी करेगा ही ना, तो ये भी कॉपी हो जाएगा जो डाला है। तो लिखा है कि भाई बट when it can integrated into the genome of the recipient it may multiply and be inherited along with the host DNA। तो जो होस्ट का डीएनए जब अपनी कॉपियां बनाएगा तो साथ ही साथ में तुम्हारा जो डाला गया डीएनए है उसकी भी कॉपी बन जाएंगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब वो जो है उसका मेन जो क्रोमोसोम था उसका पार्ट बन गया है। which has the ability to replicate. In a chromosome, there is a specific DNA sequence code the origin of replication। आपको पता है कि डीएनए के अंदर कुछ ऐसे विशेष प्रकार के रीजन्स होते हैं जो रीजन्स आपके डीएनए रेप्लिकेशंस, मतलब जो रीजन जहाँ से आपका डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है जिस पॉइंट से, वो आपके उसमें मिलते होते हैं। And therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA, alien कौन सा, जो आपने बाहर से डाला है, ठीक है ना, inorganic, it need to be part of the chromosome, उसको उसके क्रोमोसोम का पार्ट होना पड़ेगा। देखिए भाई, या तो वो जा करके उसमें जुड़े, बिल्कुल सही बात है, या भाई तुम उसमें बाहर से कुछ ऐसा लगवा कर भेजो, मतलब बाहर तुम एडिशनली जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करो और तुम उसमें एक ऐसी लगवा के भेजो कि वो जा करके अपना जो है वहाँ कॉपी करना अपनी शुरू करे। कॉपी मतलब उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बाहर से लगवा के भेज दो, ठीक है ना बात। तो यहाँ लिखा है कि विच हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसको क्या चाहिए, उसको डीएनए का वो टुकड़ा चाहिए जिसमें क्या हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड दस एन एलियन पीस, एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी जो आपका एलियन डीएनए है, जो आपका डिजायर्ड जीन है, जो आपका बाहर से फ्रेगमेंट लिया गया है, वो आपका origin of replication के साथ जोड़ा जाए, and so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। तो मतलब तभी आपका जो वो क्या बोलते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए है अपने आप की कॉपी बना पाएगा। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग। इसे क्या कहते हैं, क्लोनिंग। और मेकिंग द मल्टीपल कॉपी ऑफ द एनी टेम्पलेट डीएनए, किसी भी टेम्पलेट डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाना क्लोनिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए, आजकल तो जो क्लोनिंग की जाती है, आजकल इसके लिए यूज कर लेते हैं पीसीआर का। पीसीआर क्या है, पीसीआर एक मशीन है जिसमें हम आर्टिफिशियली टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में, ध्यान रखना इंडिपेंडेंट नहीं, टेम्पलेट की ज़रूरत होती है वहाँ भी, तो आप अपनी इच्छा का सेगमेंट उसमें रखें मशीन में और उसको चला दें, मशीन आपको आगे समझाया जाए कैसे वो काम करता है, क्या प्रिंसिपल है उसका। तो उसमें आजकल एक सेकंड कुछ देर में बहुत मिलियन ऐसे कॉपी बन जाती है। देखिए, ये शुरुआती जो आपको प्रोसेस समझाया जा रहा है यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का आपके चैप्टर में, वो ये है कि इनिशियली जो बायोटेक्नोलॉजी का जो काम था, शुरुआती जो कैसे हुआ था, वो आपको यहाँ समझाया गया है, ताकि आप भविष्य में कभी जाओ तो आपको प्रिंसिपल तो कम से कम पता ही हो, बाकी आपको आगे जाकर पता ही चल जाएगा वहाँ जहाँ पूरी बुक ही बायोटेक की होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया। यहाँ इन्होंने कहा कि लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। कि हम देखते हैं कि जब सबसे पहली बार आर्टिफिशियल डीएनए मॉलिक्यूल बनाया गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसा होता है, जब आप किसी एक डीएनए को दूसरे डीएनए से जोड़ देते हो। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट, ये बात फर्स्ट को ध्यान रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पहली बार फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with native plasmid। अब ये ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या कहा कि एक जीन, लिंकिंग अ जीन जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शो करती थी, एक जीन जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करती थी, किसी बैक्टीरिया में थी, उसका काम था कि वो उस बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती थी, उसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती थी। विद ए नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफी, यानी कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाला गया। प्लाज्मिड आता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। आपको पता है आपकी जो सेल होती है उसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं आपके, उसके अंदर मेन डीएनए से अलग एक और छोटा डीएनए, डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए पड़ा रहता है, जो आपका क्या कहलाता है, मल्टीपल कॉपी भी होती है, प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड का खुद का अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है।
प्लाज्मिड को अपने आप की कॉपी करने के लिए बैक्टीरिया पर आधारित नहीं होना पड़ता, बैक्टीरिया डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। और अगर आप किसी बैक्टीरिया से प्लाज्मिड बाहर निकाल भी देते हैं तो उस बैक्टीरिया की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप निकाल भी देते हैं तो बैक्टीरिया की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आप इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्टैनली और कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने इन्होंने किसी साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है इसका प्लाज्मिड लिया और उसमें एक जीन लगवाई जो जीन थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ठीक है ना, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर जो साइंटिस्ट हैं आपके, accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene। देखो ध्यान से सुनना क्या करें, by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid। देखो पहले तो जीन निकाली, फिर प्लाज्मिड का डीएनए कट किया, विच वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब वो जो जीन थी उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी। एंड द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल। अब यहाँ देखो नया बात क्या फंस जाती है कि अब आगे बताएंगे कि मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप डीएनए को लो फटाफट कैंची लो काट दो, कहीं से भी काट दो, कहीं से तो काट नहीं सकते ना आप डीएनए को। आपको पता लगा आपने किसी ऐसे एंजाइम के साथ ट्रीट करा दिया, डीएनए के टुकड़े करा दिए, उसने जीन को ही काट दिया या तुम्हारा जो काम का सेगमेंट था वही काट दिया। तो ये भी स्पेशल डिस्कवरी थी, अभी आप आगे पढ़ोगे कि हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए था जो डीएनए को काटे तो पर उन जीन को ना काटे, डीएनए के टुकड़े करे पर जीन के टुकड़े ना करे। लिखा था कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत, बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सवाल आता है मॉलिक्यूलर सीजर्स कौन है, बायोलॉजिकल कैंचियां कौन है, ठीक है, वो आपकी कौन होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स दे मेड द कट्स, स्पेसिफिक कट्स ऑन द डीएनए। जीन्स को नहीं काटते हैं, जीन के इधर उधर काटेंगे, ठीक है। इसकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि डीएनए का टुकड़ा काट लिया, ऐसा नहीं कि कहीं से भी काट लिया। एंड द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। अब क्या करेंगे, कट वाले टुकड़े को प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि प्लाज्मिड के पास क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमने प्लाज्मिड का यूज क्यों किया है, क्यों निकाला है प्लाज्मिड, हमें क्या चाहिए था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए था, ठीक है ना, हमारे काम का तो वही था, तो हमने निकाल लिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए प्लाज्मिड को। एंड दीज प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर। वेक्टर का काम क्या हुआ, अभी मान लो ये आपका प्लाज्मिड था, ठीक है, अभी आप ऐसे ही समझो थोड़ा थोड़ा, प्लाज्मिड है ये, इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसमें अपना जीन जुड़वा दिया आराम से, ये फटाफट से, ये हमारा जीन हो गया। जुड़वाना कटवाना सब पढ़ाया जाएगा आगे, अभी तो जस्ट ऐसी इंट्रोडक्शन है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो भाई ये प्लाज्मिड अगर मैं इस बैक्टीरिया में डाल दूंगा, यहाँ डालूंगा, तो होगा क्या, ये इसमें अंदर जाएगा। तो भाई मेरी जीन को तो ढो रहा है ना, ये मेरे जीन सेगमेंट को तो कैरी कर रहा है ना, तो क्योंकि मेरे सेगमेंट को कैरी कर रहा है तो मेरे लिए तो क्या हुआ, मेरे लिए तो कैरियर हुआ, वेक्टर हुआ। वेक्टर का मतलब ही क्या होता है, कैरियर, ढोना, ले जाना, ठीक है। तो दीज प्लाज्मिड एक्ट एज ए वेक्टर्स। ऐसा नहीं है, प्लाज्मिड हमेशा वेक्टर नहीं है, हम प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि भाई द प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज ए वेक्टर, ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरिया पैरासाइट, हमें पता है तो बात सारी, है ना। इन द सेम वे अ प्लाज्मिड कैन बी यूज a vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism। होस्ट में अपनी इच्छा के डीएनए को भेजने के लिए करते क्या है, प्लाज्मिड का यूज करते हैं। एंड द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम लाइगेज। तो आपको पता है यहाँ मॉलिक्यूलर गम जो है, जो चिपकाने का काम करती है, वो आपके कौन है, मॉलिक्यूलर गम है आपकी डीएनए लाइगेज। पीछे पता है आपको, पहले चैप्टर में था ये, ठीक है ना। मतलब ये जो जीन काटी हुई जीन यहाँ चिपकाई गई है, जुड़वाई गई है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, वो करवाता कौन है, डीएनए लाइगेज का। वो क्या करता है, वो कट एंड्स पर काम करता है डीएनए के और उनको ज्वाइन कर देता है। वहां पर जो बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको बनवा देता है, ठीक है।
और ये एनर्जी ले अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों से एनर्जी लेता है। जैसे बैक्टीरिया में ये एनर्जी लेता है NAD से, यूकैरियोटिक में ये ATP से एनर्जी लेता है जोड़ने के लिए। ये सब बातें बियॉन्ड द डिस्कशन है। दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग DNA। देखो अब क्या बनेगा, ये जो तुम्हारे सामने मैंने बनाया है गोला, ये कैसा बन गया, सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग DNA बन गया। क्यों भाई, क्योंकि पास इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है और ये क्या कर सकता है भाई, कॉपी भी कर सकता है अपनी। एंड क्रिएट इन विट्रो, इन विट्रो मतलब आपने इसको सेल से बाहर क्रिएट किया है, इसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट DNA। व्हाट इज रिकम्बिनेंट DNA? व्हेन योर एलियन पीस ऑफ DNA विल गेट अटैच विद द प्लाज्मिड, ठीक है, और a DNA which have their own origin of replication, then the new DNA will synthesize it, act as a recombinant DNA. Now we introduce the recombinant DNA into the host. Host means to say that it could be a bacteria, it could be eukaryotic cell, it depend on the conditions. क्या भेज रहे हो तुम। तो अब क्या करते हैं हम, जो हमारा रिकम्बिनेंट DNA बना है उसको हम कहाँ भेजते हैं, होस्ट के अंदर भेजते हैं। लिखा है यहाँ, लिखा है when this DNA molecule is transferred इन ई कोलाई, जब आप जो है DNA मॉलिक्यूल को ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दोगे। अब बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला, बैक्टीरिया किसके जैसा है, सैल्मोनेला के जैसा ही है। सैल्मोनेला का प्लाज्मिड था ना, प्लाज्मिड किसका था, सैल्मोनेला का था। डाला कहाँ गया है, ई कोलाई में डाला गया है, ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया है। प्लाज्मिड वहाँ से लिया था, जीन कहीं और से ली थी और वो डाल दिया अब ई कोलाई में। इट कुड बी रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट DNA पॉलीमरेज एंजाइम। मतलब अब जो तुमने रिकम्बिनेंट डाला है ना DNA, वो क्या करेगा, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर से उसके जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम हैं उनको यूज करेगा, DNA पॉलीमरेज को, और अपनी मल्टीपल कॉपी बना देगा। तो देखो, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द होल चैप्टर। फर्स्ट यू टेक द सेगमेंट ऑफ द DNA, जो आपने डिजायर जीन जिसका कॉपी करानी है वो लेंगे, फिर आप उसको एक वेक्टर में जुड़वाएंगे। वेक्टर आप प्लाज्मिड को यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस को भी यूज कर सकते हैं, ये बताया नहीं गया ऐसी बातें यहाँ पे। फिर आप उस रिकम्बिनेंट DNA को आप होस्ट में डलवाओगे, होस्ट में कैसे एंट्री कराते हैं ये जानना पड़ेगा, अंदर जाकर के उसकी कैसी कॉपियाँ बनेंगी, कॉपीज बनेंगी ये जानना पड़ेगा। तो लिखा है द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब जो तुमने जीन लगवाई थी, जब प्लाज्मिड की कई कॉपी बन जाएंगी तो तुम्हारे एंटीबायोटिक जीन की भी तो कॉपियाँ हो जाएंगी ना बहुत सारी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन ए जीन ई कोलाई। तो अब अगर आपसे पूछें कि भाई जो हर्बर्ट बोयर और कोहेन थे उन्होंने क्या किया था, तो आपको ये सारा बताना पड़ेगा कि उन्होंने किया क्या था। उन्होंने कहीं से रेजिस्टेंस जीन ली थी, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी, उसे उन्होंने साल्मोनेला के प्लाज्मिड में जुड़वाया, उसके बाद जुड़वाने के बाद उसे ई कोलाई में होस्ट में ट्रांसफर कर दिया और वहाँ पर उसकी कॉपी बन गई, क्लोनिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि भाई यू कैन हियर हेंस इन्फर दैट देयर आर दीज बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे यहाँ ई कोलाई को हमने क्या कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, अगर आप इस तरह से किसी को करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, पहले आप डिजायर्ड जीन को लोगे, फिर आप क्या करोगे, उसको होस्ट में डलवाओगे वेक्टर की सहायता से, और फिर आप जो है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस DNA इन द होस्ट एंड ट्रांसफर द DNA टू इस प्रोजेनी। ठीक है, आप इसकी मेंटेनेंस करोगे। ठीक है, तो ये था बेसिक प्रिंसिपल यहाँ तक का इनका, जो शुरू में इन्होंने समझाया है। इसके बाद यहाँ शुरू होता है टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब आपको मतलब ये जो एक एक बात यहाँ बताई गई है ना, काटा पीटा लगाया जोड़ा कैसे सेल में डाला, इसके बारे में बात होगी। कौन काटता है, कौन कैसे कट लगाता है, ये एंजाइम्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे, कैसे कॉपी होता है, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको आगे। तो अभी के लिए आप इतना ही करें। आज नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ये टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, फिर ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले वाले टॉपिक से शुरू करते हैं। और आप एक बात का ध्यान रखना, बार बार बहुत अच्छे से मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक वर्ड एक एक बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत में बेसिक प्रिंसिपल्स है, इसको जान लोगे तभी आपको आगे चैप्टर में होगा क्या, इसके बारे में जानकारी आएगी। ठीक है ना, तो बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद बहुत बहुत, चलते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।